हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्लास रहेगी पॉलिटी के PYQs की 2024 पार्ट 2 की हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो पार्ट 2 को लेकर रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज कौन से जो क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पर 2025 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुके हैं और 2024 पार्ट 1 है वो भी अपलोड हो चुका है। आप जाकर देख सकते हैं। हमने हर एक चीज़ को ट्रिक के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है जो आपको आपकी लर्निंग में बहुत हेल्प करने वाली है। यू विल नोटिस दिस थिंग इन योर एग्जामिनेशन कि आपको जो चीज़ें हैं आपको ट्रिक पहले याद आएगी, बाद में जो मेन चीज़ है वो याद आएगी। तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलने वाली है। आप उनको देख सकते हैं और जो लेक्चर की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी उससे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ चुके हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट एनी डिले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, ये अगेन इंस्टीट्यूशन से है। देखो इसमें कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पूछ रखे हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोज वी डू नॉट नो एनी ऑफ देम, कि हमें सिर्फ एक ही पता है। ठीक है, क्योंकि देखो लबासना तो सबने सुना होगा, लबासना जो है वो सबने सुना होगा कि वो मसूरी में है। ठीक है, इफ़ वी नो ओनली वन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, तो भी हम आराम से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। लेट अस सी दैट थिंग। ओके, देखो अब वी नो कि ए का 3 या 4 में से है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दो नासिन। नासिन इसकी शॉर्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा, नासिन होते ही आपको समझ आ जाएगा। देखो नासिन है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लास मुद्रम में। अब इसको याद कैसे करोगे आप, देखो एक तो हमारा हो गया, बी का क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन है वो इसमें से एलिमिनेट हो चुके हैं। और ए का, और जो हमारा ए है वो हमें पता है कि 3 या 4 में से ही होगा, या तो मुंबई होगा या प्लास मुद्रम होगा। तो देखो इसकी ट्रिक कैसे याद करनी है आपको। अब देखो, और देखो सी का 2 ऑलरेडी कर चुके हैं ये लोग, है ना। सी का 2 हो गया, तो बच गया हमारे पास ए और डी, है ना। 2 बच गए। एक देखो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आप मुंबई, जो आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम क्लोज तुक्का मारने जाए ना, तो मुंबई में हम इजीली इसको तुक्का मार सकते हैं, है ना। तो अगर हम डी का हम ले 3, तो डी का 3 लेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर विल बी सी। चलो देखते हैं हम। देखो इसको पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं हमारा सही है नहीं। हाँ जी सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो लबासना तो सबको ही पता है कि कहाँ पर है, वो तो एक फेमस प्लेस है, फेमस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बाकी कैसे याद करेंगे, लेट अस सी दैट। देखो नासिन, सीन मतलब अभी आपने सुना होगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पलाश मुच्छल का नाम, है ना। तो उसने क्या किया था, सीन, सीन का मतलब क्या है, पाप। यहाँ आप कैसे याद करोगे, सीन का मतलब है पाप, और पाप किसने किया था, पलाश मुच्छल ने। इसी वजह से वो क्या रहा है, न्यूज़ में रहा है। तो याद कर लोगे नासिन। नासिन इसकी शॉर्ट फॉर्म से आप ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। तो नासिन, सीन आप पाप से करो, और पलाश है वो तो पाप की वजह से न्यूज़ में रहा था, है ना, उसने पाप ही किया था धोखा देकर, तो वो हो गया। ठीक है, तो पलाश मुद्रम कैसे याद करोगे आप, नासिन से। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑल इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो अगेन हमारी जो एक फेमस प्लेस है मुंबई, उसी पे ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा ऑडिट एंड अकाउंट्स का शिमला। तो देखो ऑडिटिंग करते टाइम हमें दिमाग क्या चाहिए, ठंडा चाहिए, है ना। अगर दिमाग ठंडा नहीं हुआ तो ऑडिटिंग करते टाइम कुछ भी गलती हुई तो सारी हमारी जो अकाउंट्स है वो गलत हो सकती है ना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, ऑडिटिंग करते समय हमें दिमाग क्या चाहिए, अपना ठंडा चाहिए, तो शिमला। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट स्टेट्स कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, अगेन ये एक केस है उसके रिगार्डिंग में है। ठीक है, उसको केस को भी देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड द फ्लैग कोड इंडिया, सुपरसीड किया है। ठीक है जी। द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन एडेप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। जी हाँ, ये तो वेल नोन फैक्ट है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो लायन कैपिटल की जो एम्बलम लिया गया था, हमारा स्टेट एम्बलम लिया गया, वो कहाँ से लिया गया था, अशोका के जो सारनाथ पिलर है वहाँ से लिया था हमने, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सबको श्योर होगी। मेन कंफ्यूजन किस में रहेगी हमें, फर्स्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, तो देखो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, वो फ्लैग कोड इंडिया बनाया गया था। ये कौन से केस से बनाया गया था, अगेन देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती है कि आपको जैसे कैसे आप सोल्व करोगे, लेकिन एक एल्गोरिथम आप पकड़ोगे ना तो मैक्सिमम जो आंसर हमें नहीं पता ना, जो थोड़े टफर साइड में क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम जो आंसर है वो सी बोथ में ही मिलते हैं। ठीक है, ऐसे जो आते हैं ना कि 1 and 2 वाली स्टेटमेंट में 1 only 2 only, ऐसे स्टेटमेंट्स में आप अगर आपको तुक्का मारना भी है ना तो आप सी ऑप्शन पर ही जाना। ठीक है, ये हर एक केस में तो सही नहीं होगा, बट जो मैक्सिमम केसेस हैं उसमें ये सही मिलेगा। ये हो गया हमारा, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो उस केस के बारे में, अब आगे मान लो फर्दर कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। एक नवीन जिंदल का केस था,
एक केस हुआ था नवीन जिंदल केस। इसमें क्या किया गया था, इन्होंने अपनी फैक्ट्री पर क्या किया था, इंडिया का फ्लैग है वो होइस्ट कर दिया था, मतलब इंडिया का फ्लैग है वो होइस्ट कर दिया था, ठीक है, फहरा दिया था। तो इन पर केस हो गया कि जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है वो इंडिया के फ्लैग को होइस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, 2004 का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी थी, इसको चेंज कर दिया फ्लैग कोड इंडिया से, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो हमारा 2002 का है उसको चेंज किया, फ्लैग कोड इंडिया से सुपरसीड कर दिया। और क्या किया गया उसमें कि एक स्टेटमेंट दी गई कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना वो भी हमारे नेशनल फ्लैग को होइस्ट कर सकते हैं, बट उसमें कंडीशन क्या थी, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करेंगे। जो रूल्स बनाए गए हैं कि हाउ टू अनफर्ल द फ्लैग ऑफ इंडिया, वो रूल्स हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे, दे कैन नॉट वायलेट दोज रूल्स, ओके। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इज ए वेल नोन स्टेटमेंट। अब देखो इसके बारे में थोड़ा फर्दर और डीप में देख लेते हैं, हमारे जो स्टेट एम्बलम है उसके बारे में। देखो नेशनल एम्बलम क्या है, इसके नीचे हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखनी कि कौन सी स्क्रिप्ट है, ये हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है। अगेन आंसर्स में भी ये चीज मेंशन्ड है ऑलरेडी, देवनागरी स्क्रिप्ट है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 4 एनिमल्स गिवन है, हॉर्स है, बुल है, ऐसे करके, और 4 ही लायंस है। और इसमें से आपको क्या याद रखना है, 4 लायंस में से कि सिर्फ 3 ही हमें विजिबल है। अगेन हमारे आंसर में सारी चीजें लिखी हुई है कि सिर्फ 3 ही जो लायंस है वो हमें विजिबल रहेंगे, हालांकि 4 लायन है लेकिन हमें विजिबल रहेंगे 3 ही। अब आपको बताना है कि इसमें कौन से, जो हमारी एबेस्कस है इसमें हमारे कौन से एनिमल्स हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एनिमल्स का नाम कौन से, हालांकि 2 का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी एनिमल्स का भी आपको नाम बताना है, और साथ में इसमें कितनी डंडियां होती हैं ये भी आपको बतानी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो ये नया एम्बलम था जो रखा गया था हमारी न्यू पार्लियामेंट में, जिसमें थोड़ा सा एंगर में दिखाया गया था, रेज में दिखाया गया था इन लायंस को, तो इसकी वजह से डिस्प्यूट भी हुआ था। हालांकि इन सब चीज़ों से हमें तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं कि वो सब चीज़ें कर दिया, ठीक है, पॉलिटिकल वाली चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, क्योंकि देखो एक ब्रॉड क्वेश्चन है, फॉर सपोज कि हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया भी है हमारे लिए, नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो अगर ऐसी ब्रॉड कैटेगरी वाली क्वेश्चन है ना तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हैं वो इंक्लूड होंगी, क्योंकि देखो इंडियन लीगल सिस्टम इन इटसेल्फ इज़ ए ब्रॉड थिंग, है ना। तो उसमें हमारी बेसिक वैल्यूज़ हो, चाहे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हो, लीगल एंड जुडिशियल पर्सन हो, आप इसमें से किसको एक्सक्लूड करोगे। ये ब्रॉड चीज़ है, और ब्रॉड चीज़ जो होती है वो हर एक चीज़ को इंक्लूड करती है। अब सपोज करो इंडियन लीगल सिस्टम में से आपने अपनी जो बेसिक वैल्यू उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, जो प्रिंसिपल एंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। पूरी स्टेटमेंट हमेशा पढ़नी है आपको, इवन आफ्टर नोइंग द करेक्ट आंसर इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ, स्टिल आपको सारे के सारे ऑप्शन है वो एक बार गो थ्रू करने ही करने हैं, ठीक है। डू नॉट स्ट्रक इन दैट स्टेटमेंट ओनली, क्योंकि कई बार होती है कि क्वेश्चन पूछा कुछ गया और हम पढ़ कुछ लेते हैं, उस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमेशा पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको पढ़नी है, ओके। बेसिक वैल्यू एंड जो प्रिंसिपल है एंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आप इसको हटा सकते हो इंडियन लीगल सिस्टम में से, तो फिर कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे, है ना, तो ये भी नहीं हट सकता। राइट और जो ऑब्लिगेशन है, जो ऑर्डिनरी स्टेट्यूज मतलब जो लॉज से कन्फर करे गए हैं, अगर आप उनको, तो ये तो इंक्लूड होगा, फॉर श्योर चीज़ है। लीगल और जुडिशियल पर्सन भी इंक्लूड होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू एनफोर्स राइट एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है, अगर देखो राइट एंड ऑब्लिगेशन इंक्लूड हो रहे हैं तो उनके एनफोर्समेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई है वो भी तो इंक्लूड होंगी ना। तो ऐसी चीज़ों में जो ब्रॉड कैटेगरी की चीज़ें उनमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक तो देखो आपकी होती है नॉलेज, और मियर नॉलेज से यू कैन नॉट अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी सीडीएस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपकी गट सेंस, जो विट सेंस है, जो आपकी विट सेंस है, गट सेंस है, उससे भी आपको सोल्व करने पड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज इज़ नॉट ओनली सफिशिएंट, इसीलिए आपको मॉक टेस्ट हो लगाने हैं, और मॉक टेस्ट में आप ऐसे ही क्वेश्चन को कैसे करने हैं, हाउ टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो ये आप सीखते हो मॉक टेस्ट के थ्रू, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो which of the following areas has been exempted from the purview of Citizenship Amendment Act? Again, suppose we do not know such kind of questions, ठीक है। अब देखो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज के नाम दे रखे हैं, तो ये तो सारी चीज़ें चाहे वो स्टेट है सिटीजनशिप के परव्यू में और चाहे वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल एरिया, एंड एवरीबडी नोज दैट कि जो 6th शेड्यूल एरिया है उसको ज़्यादा जो प्रिविलेजेस है वो मिले हुए हैं, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का एग्जाम
एग्जामिनर का देने का एक ही मोटिव था कि आप कैसे एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन पे अराइव करते हो, क्योंकि देखो लद्दाख भी इंक्लूडेड है, क्योंकि लद्दाख हमारा 6th शेड्यूल में नहीं आता। हालांकि यहाँ डिमांड चल रही है कि इनको 6th शेड्यूल में इंक्लूड करा जाए, बट अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर तो आता ही नहीं है हमारे 6th शेड्यूल में, ना ही 5th शेड्यूल में। एक 5th और 6th शेड्यूल ऐसे हैं जिनको थोड़े से प्रिविलेजेस मिले हुए हैं और 6th शेड्यूल वालों को ज़्यादा मिले हुए हैं। तो इसमें जो हाई चांसेस किसके रहेंगे कि कौन से को एग्जाम्प्ट किया जाएगा, जो हमारे 6th शेड्यूल एरियाज हैं। अब देखो इसमें एक दिक्कत आती होगी आपको कि मैम आप प्लीज़ कोई ट्रिक बता दो कि हम 6th शेड्यूल एरियाज़ को कैसे याद करें। तो वो भी देख लेते हैं। देखो 6th शेड्यूल एरिया की ट्रिक क्या रहेगी, ATM 2 में मनी नहीं है, में मनी नहीं है, ऐसे आप याद करोगे 6th शेड्यूल एरियाज़ को। देखो A से क्या हो जाएगा हमारा असम, T से क्या हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, M से क्या हो जाएगा हमारा मिजोरम। देखो मिजोरम और एक और M2 मतलब 2 M है, एक मेघालय, ठीक है, मेघालय। ये 6th शेड्यूल एरियाज है, में मनी नहीं है, यानी कि इसमें मणिपुर नहीं है। ATM 2 में हमारी मनी नहीं है, तो यानी कि इसमें मणिपुर नहीं है। ओके, ये हमारी ट्रिक रहेगी किसके लिए, 6th शेड्यूल एरियाज के लिए। ओके चलो देखो CAA एप्लीकेबल है, एग्जामिशन बार है, एग्जाम्प्टेड जो 6th शेड्यूल एरियाज रहेंगे उनके लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है। अगेन इसमें जो इनर लाइन परमिट है उसके बारे में भी गिवन है, इसको भी जो हमारे सिटीजनशिप एक्ट है उसमें से क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। ओके, ये हमारे 5th शेड्यूल एरियाज़ हैं, उस पर CAA लागू होता है। ये सारी चीज़ें गिवन है, डोंट वरी, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी इजीली। ओके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट स्टेट्स हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट ए जस्ट सोसाइटी। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है कि ये बात किसने कही है, चलिए देखते हैं। ए जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस यानी कि रिस्पेक्ट, हम ऑलरेडी अपनी जो रेवरेंस है, डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम अपनी जो वो कैब की जो PYQ सीरीज़ करी इंग्लिश की उसमें कर चुके हैं। डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट इज डिजोल्व्ड इनटू ए क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी। अब देखो विनोबा भावे हैं, भीमराव जी अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो इसमें सोसाइटी के जस्ट सोसाइटी की बात कौन करेंगे, आप ये सोचो, जिन्होंने सोसाइटी का जो उत्पीड़न है, जो अत्याचार है वो सहा होगा, है ना। भीमराव अंबेडकर जी हमेशा जस्ट सोसाइटी की बात करते आए हैं। तो इसमें सिर्फ हमें ना एक जस्ट सोसाइटी वाला जो कीवर्ड है वो पकड़ना था, सारी की सारी स्टेटमेंट आपको याद करने की भी जरूरत नहीं थी। कि दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग जो सेंस ऑफ रिवरेंस है, मतलब रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसी बात कौन कहेंगे, हमारे भीमराव जी अंबेडकर कहेंगे। ओके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन ये 7th शेड्यूल से क्वेश्चन है, टॉपिक बेस में मेंशन्ड है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। 7th शेड्यूल से है क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा। देखो लिस्ट का क्वेश्चन हम पहले भी अपनी क्लासेस में कर चुके हैं और उसको हम डाल चुके हैं ऑलरेडी हमारी मुझे तो रट लो वाली कैटेगरीज में, और आई होप आपने सब जो लिस्ट है उसमें कर भी लिया होगा कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्रिमिनल लॉ है वो एक्सक्लूसिवली वर्ड यूज है इसमें, ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ एक्सक्लूसिव वर्ड है वो एक कैच वर्ड है, क्योंकि ये हमारे स्टेट लिस्ट में ना जाकर कंकरेंट लिस्ट में आता है क्रिमिनल लॉ। अब देखो मान लो क्रिमिनल लॉ सिर्फ स्टेट लिस्ट में होता तो मतलब सिर्फ क्रिमिनल लॉज पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट को ही होता, सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो ये हमारी जो नॉर्मल हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है वो गलत है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है। अगेन जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो किसके अंडर आता है, कंकरेंट, दोनों स्टेट और सेंटर दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलो इसको याद रखना है आप सभी को, क्योंकि जो हमारी ये लिस्ट वाली कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देख चुके हैं, मुझे तो रट लो वाली कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। चलो अरेंज द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन ईयर्स हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन हम बहुत देख भी चुके हैं। देखो चलिए देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, एवरीबडी नोज द ईयर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में हुआ था ये। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या स्टेट करता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो चीज़ें हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं वो आपको अरेंज करने हैं। तो लेट अस सी कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब देखो ताशकंद जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी है, एग्रीमेंट हुआ था प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट ईच अदर्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज। ओके एग्रीमेंट ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंट रिलेटिंग टू न्यूक्लियर वेपन। देखो अब ये ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है कैटेगरी में, देखो सच ही बोलूंगी आपको आता है तो आता है वरना नहीं आता, क्योंकि इसमें ईयर्स जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। पर चलो हम आगे के लिए तो सिक्योर कर लें, फर्दर हमारे मान लो कि जो ये आएगा हमारा CDS 2026 1 उसमें पूछ लिया, सपोज करो अगर हमने अब भी क्लियर नहीं की ये चीज़ें तो फिर हम आगे भी नहीं कर पाएंगे ना। तो चलो देखते हैं एक बार कैसे कर सकते हैं हम। देखो
इंडस वाटर ट्रीटी का तो ईयर सबको ही पता है 1960, लेकिन देखो हमें इन दोनों ईयर्स का भी पता होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं क्लियरली हर एक चीज़ को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो हमारे 1960 के ईयर तक नहीं आई थी, ठीक है। पोखरण टेस्ट वो लेट हुआ था, आप सभी को पता है 1970s की साल में हुआ था, तो मतलब जो एग्रीमेंट है वो बनने के बाद ही तो होंगे ना। तो इस चीज़ को आप यहाँ से याद करो कि हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, और जो ताशकंद डिक्लेरेशन है ना वो 1966 में हुआ था। आफ्टर जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी ना, 1965 वाली जो वार हुई थी, उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ था, आप सभी को पता है, ताशकंद डिक्लेरेशन, ठीक है, 1966 में। ओके, अब देखो ये तो पता होना चाहिए कि एटलीस्ट भाई जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो 1970s में जब पोखरण टेस्ट हुआ था उसी के बाद ही तो होंगे ना ये एग्रीमेंट। तो देखो दो पहले आएगा एक बाद में, हमें सब में पता है कि दो पहले आएगा एक बाद में, दो पहले आएगा एक बाद में, दो पहले, तो सिर्फ एक में ही है। अब देखो इन दो का भी अगर हमें पता है ना तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, है ना। देखो क्योंकि ये तो पता है भाई हमें, न्यूक्लियर जो टेस्ट है कुछ याद आ रहा, 1970s के ईयर के बाद ही हुआ था, 1970 के बाद ही हुआ था जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उससे याद करो आप, है ना। अब देखो इसके एग्जैक्ट ईयर देखते हैं। जो प्रोहिबिशन न्यूक्लियर अटैक जो साइन हुआ था ना एग्रीमेंट, वो 1988 में हुआ था। 2007 में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का जो रिस्क रिड्यूस करना था वो हुआ था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज़ कौन सी एग्रीमेंट होगी हमारी, 1988 में, और ये हमारा था 2007 में। अब इसको याद कैसे करेंगे, एग्रीमेंट जो हुआ था अटैक अगेंस्ट ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, तो सबसे पहले तो इंस्टॉलेशंस के ऊपर ही धावा बोला जाएगा ना, कि भाई देखो हवा नहीं फैल गई थी कि भाई इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, है ना, ये हो गया था। तो सबसे पहले हम अपनी इंस्टॉलेशंस को सेव करेंगे, उसके बाद उसके जो अटैक की जो रिस्क है उसको देखेंगे, उनके जो एक्सीडेंट्स की वजह से जो अटैक होते हैं उनके जो रिस्क होते हैं उनको बाद में देखेंगे। तो सबसे लास्ट में हमारा आएगा 4, ठीक है। चलो देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स प्लेस्ड बिफोर द यूएन जनरल असेंबली ए रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में भी अगेन देखो सारे ही सही होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। जो यूपीएससी सीडीएस का अगर आप ट्रेंड देखोगे उसमें अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए, तो अगर कुछ टफर साइड पे क्वेश्चन आ रहा है उसमें चांसेस होते हैं कि वो सारे के सारे ही सही हो। तो 2/3 मेजोरिटी से देखो एडमिशन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है नॉन परमानेंट मेंबर का, या फिर इलेक्शन हो रहा है मेंबर ऑफ इकोसोक, जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है हमारी इकोसोक, ये याद रखना इकोसोक, ओके। तो ये सारे के सारे हमारे 2/3 मेजोरिटी से ही होते हैं, तो इसमें सारे के ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन आईपीसी इन द सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो ये आपको याद रखना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन सीडीएस में ही पूछा गया, तो यहाँ आएगा नाज फाउंडेशन। ये हमारे LGBTQ जो कम्युनिटी थी उसके लिए ये फाइट कर रही थी, नाज फाउंडेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, तो आपको याद रखना है, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो ये क्रोनोलॉजी हुई है, कहाँ से केस हुआ था और कहाँ ये सोल्व हुआ, अगेन वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, नवतेज सिंह जौहर केस से, ये भी आपको याद रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर आर्टिकल 371G कुड यू रिमेंबर दैट, कि हमने एक ट्रिक अभी डिस्कस करी थी अपनी शॉर्ट्स में, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि आप कैसे स्पेशल प्रोविजन वाले जो स्टेट्स हैं इनके आर्टिकल कैसे याद रख सकते हैं। तो जी वाला हमने कैसे याद किया था, राम जी से याद किया था ना, तो मिजोरम जी, ठीक है। हालांकि इसमें दे रखा, बट स्टिल वी हैव टू रिकॉल अवर ट्रिक ऑन ईच एंड एवरी स्टेप जहां हम कर सकते हैं, ओके। एज पर आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड, ठीक है भाई, बताएंगे स्पेशल प्रोविजन मेड है, लेकिन ये इसमें पूछा कि कुछ मैटर्स पे ही है, ये भी हमने पढ़ा है अपनी पॉलिटी में, कुछ मैटर्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन से मैटर है वो कवर नहीं है इस आर्टिकल के अंडर। तो देखो रिलीजियस और सोशल जो प्रैक्टिसेस है मीजोज की वो हैं, मीजो के जो कस्टमरी लॉ है, लॉ ऑफ प्रोसीजर है वो भी है इसमें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल जस्टिस है, ये सारी चीज़ें। बट इसमें एक चीज़ नहीं है भाई, जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो ओनरशिप है और ट्रांसफर है वो चीज़ इसमें नहीं है। तो ये चीज़ अगेन फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको रटनी पड़ेगी, ओके। अगर हम अपनी कॉमन सेंस से भी चाहे तो देखो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हर एक जो ये इस कैटेगरी में आ रहे हैं स्टेट्स, उनकी सेव्ड है, ठीक है। मतलब उनको एक स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। कस्टमरी लॉ है, सिविल और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल हो चाहे फिर क्रिमिनल जस्टिस से रिगार्डिंग हो, तो मीजो कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग ही होती जो डिसीजंस होते हैं। तो ये चीज़ भी है, सिर्फ ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो इसमें नहीं आएगा, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द IT एक्ट जो हमारा 2000 है, श्रेय सिंगल केस भी हुआ था इससे, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है, श्रेय सिंगल केस।
लिख देती हूँ ताकि आप इसको याद रखो। ओके, दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, हाँ जी ये करता है, इज लीगली वैलिड इन द सेम मैनर एज हैंड रिटन सिग्नेचर। तो हाँ ये बहुत कॉमन सी स्टेटमेंट है, और अगर हमने IT एक्ट लाया है तो वो कुछ अच्छी चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही लाया होगा। तो ये इम्प्रूवमेंट है ना भाई, हैंड रिटन सिग्नेचर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में जरूरी नहीं आप वहाँ प्रेजेंट हो, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कर सकते हो। तो इस एक्ट में उसको वैलिड किया गया था। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन गिवन द पावर टू मेक रूल्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जी नहीं, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको पावर दी गई है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। इसमें करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए ओनली। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसके बारे में पूछा कि क्या चीज़ें करेक्ट हैं। देखो रिक्रूटमेंट मतलब कुछ ना कुछ रिक्रूट करेगा, तो चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। सेटअप की ईयर गिवन है, ठीक है, इट हैज़ बीन अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 2021। ओके, एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इज फैसिलिटेटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। देखो लाइकवाइज आई एम अंडरलाइनिंग ऑल द कीवर्ड्स यू हैव टू डू एज इट इज़ इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, सिर्फ कीवर्ड्स अंडरलाइन करो ताकि आपको झट से क्वेश्चन समझ आ जाए। जैसे ही आप दोबारा इसको रिविजिट करो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये एक्चुअल व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इज फैसिलिटेटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स पर्टिकुलरली 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अगर आप देखो तो इस तीनों की तीनों ना फैक्चुअल डेटा गिवन है ना, गिवन है ना, लेकिन ये देखो इट इज़ ए बॉडी, इसमें डेफिनेशन गिवन है जो कंडक्ट करवाती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज अंडर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफ द गवर्नमेंट। रिक्रूटमेंट से ही रिलेटेड है और सेम क्या है डेफिनेशन आपको बिल्कुल सही नहीं लग रही, और बाकी तीनों की तीनों फैक्चुअल डेटा है, तो ऐसे भी आपको एलिमिनेट करना है, तो ये हम एलिमिनेशन के थ्रू ईजिली कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एलिमिनेशन जो ट्रिक्स हैं वो परफॉर्म करनी है इन योर एग्जामिनेशन। ओके, अंडरस्टूड। चलो अब देखो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखो अगस्त 2020 में इस्टेब्लिश हुई थी हमारी, उसका स्टेटस क्या है, एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। रिमेंबर दिस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको नहीं मिला है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारा चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी देखा था क्वेश्चन उसके ऊपर भी, और आगे जो फर्दर ईयर्स के आएंगे उसमें भी वी विल सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉन गेजेटेड जो ग्रुप्स हैं हमारे ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट स्टेट्स कि भाई स्पीकर दे दिए हैं और उनका टेन्योर बताना है कि कौन से टेन्योर में वो थे। अगेन इसमें आंसर मार्क्ड है बाय डिफॉल्ट, इट्स ओके कोई नहीं, पर फिर भी हम इसको देखेंगे एक बार। देखो ये तो अगेन फैक्चुअल चीज़ें हैं और ये आपको याद रखनी है, बट स्टिल हम इसकी कुछ ट्रिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो मनोहर गजानन जोशी, ठीक है, तो देखो जो 13वीं होती है, जब किसी की 13वीं होती है तो जोशी को बुलाते हैं, मतलब पंडित। यहाँ पर जोशी को समझना आपको पंडित, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो पंडित को जोशी बोल देते हैं। ठीक है, तो जोशी है वो पंडित हो गए, और 13वीं जब किसी की होती है तो वो आते हैं। तो 13th लोकसभा में कौन थे, जोशी जी थे। ठीक है, सोमनाथ चैटर्जी ये कौन से थे, हमारे 14th में थे। अब देखो सोमनाथ टेम्पल से आप इसको याद करो, वो 17 बार लूटा गया था और इन्होंने ये कौन से नंबर पे आए थे, 14th नंबर पे आए थे। ठीक है, इसको कनेक्ट करो, देखो कनेक्शन तो आपको किसी न किसी तरह बनाना ही पड़ेगा ना। तो 17 बार लूटा गया था हमारा सोमनाथ टेम्पल, और ये कौन से आए थे, 14th नंबर पे आए थे। ओके, मीरा कुमार, अब देखो मीरा कुमार जी जो हैं वो 15th लोकसभा में आए थे। ठीक है, मीरा देखो मेरी मौसी का नाम है, तो मैंने तो उससे कनेक्ट कर लिया था मीरा को 15th से। ठीक है, आप भी ऐसे किसी का नाम कनेक्ट करो और उससे कर लो। ठीक है, 15th में सुमित्रा महाजन ये किस में आई थी, हमारी 16th लोकसभा में आई थी। और अब देखो भी जो करंट लोकसभा चल रही है उसको बताओ कौन सी लोकसभा, ये हमारी जो करंट लोकसभा है, विच नंबर ऑफ लोकसभा इट इज़ रनिंग करंटली, चलो बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेज द मेजर पोर्शन ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन। अगेन देखो इसमें जो मैक्सिमम चाहिए, कितनी बार पूछ लिया, हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना उसका सबसे मैक्सिमम पोर्शन रहता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ओके, तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो वैसे इस क्वेश्चन को हम इकोनॉमी में भी ले सकते थे, इकोनॉमी में भी आ सकता था ये क्वेश्चन, बट स्टिल वी हैव टेकन दिस इन पॉलिटी ओनली। ओके, इन जून 2024 इंडिया ने साइन किया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूएसए। ओके, अगेन हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम पर। ठीक है, 2024 में जो करंट अफेयर्स चल रहे थे उसमें से क्वेश्चन था ये सीधा कि जो नेट जीरो कार्बन एमिशन जो रेलवेज ने साइन किया था वो कौन सी ईयर के लिए था, 2030 के लिए। अगेन ये हमारा करंट अफेयर्स से था। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारी जो 2024 पार्ट 2 देखो स्कीम्स का, मैं अगेन कह रही हूँ स्कीम्स का हम एक ही वीडियो में सारी स्कीम को कवर करेंगे, ताकि हम ना उसका ट्रैक रख पाएंगे कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। एक तो न्यूज़ में
जो स्कीम है वो तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है हमारी, जितनी भी स्कीम है न्यूज़ में है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी, बट स्टिल देयर आर सम स्कीम्स जो रिपीटेडली पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो वो हम एक टोटल ये इसका बड़ा लेक्चर लेंगे, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे स्कीम्स को। ओके, या तो 2 पार्ट्स में कवर कर लेंगे या फिर हम एक पार्ट में ही कवर कर लेंगे। ओके, तो 2024-2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो 2023 पार्ट 1 के ऊपर आएगी, ठीक है। तो आपको तब तक आप अपने जो 3 काम करने हैं वो कौन से 3 काम करने हैं, रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हमारी क्लास में, जिसमें हम 2023 पार्ट 1 का करेंगे। थैंक यू एवरीवन।